नाजरीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद मौजूद हैं। इनसे सबसे पहले तो हम हाल अहवाल करेंगे, फिर हम इनसे पूछेंगे कि ये अपनी जो ईद है वो सेलिब्रेट किस तरीके से करते हैं, स्पेशली लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद की जो ईद मनाने की खुशियां हैं वो कैसी हैं, और अपनी बचपन में इनकी जो ईद मनाने की खुशियां होती थी वो किस तरीके से होती थी। फिर स्टूडेंट लाइफ का एक टेन्योर गुजरता है, उस दौरान फिर जो ईद मनाते थे वो किस तरीके से। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके हाल अहवाल कैसे हैं, और ये आपका ये जो आज का ईद का दिन है वो कैसा गुजरा है, किस तरीके से आप अपनी ईद की सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी कि ईद तो खुशियों का दिन है, और ऑब्वियसली सारे लोग जो हैं जिस तरीके से ईद की खुशी मनाते हैं हम लोग भी उसी तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारी ईद थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है, क्योंकि ईद वाले दिन हमें छुट्टी नहीं होती, तो हम अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी निभाते हैं और उसी में ही अपना जो है खुशी का सामान ढूंढते हैं। तो हमारी ईद भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करते करते गुजर जाती है। ईद पे हमारी डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया की हम जाते हैं, उन बच्चों के पास जाते हैं, ख़ास तौर पर जो यतीम होते हैं, लेस प्रिविलेज होते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। हम प्रिजन जाते हैं, जो हमारे कैदी हैं उनको मठियाई तकसीम करते हैं। इसके अलावा और हॉस्पिटल जाते हैं, मरीजों से मिलते हैं, उनकी इयादत करते हैं। तो इस तरीके से करके हमारा जो है ईद का दिन वो गुजर जाता है। खुशियां बेसिकली दूसरों के संग जो एग्जैक्टली दूसरों की खुशियों में शामिल होकर ही हमारी खुशियां जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। ये सर, जितनी भी आपने बातें की हैं ये वन बाई वन मैं आपसे बाद में जानूंगा भी नाजरीन के लिए। और सबसे पहले जो पहला हमारा चंक है वो स्पेसिफिकली आपकी लाइफ के ऊपर ही होगा। शुरू से बताइएगा, जो आपकी इब्तदाई तालीम थी वो आपने कहाँ से हासिल की, फिर आपका जो स्टूडेंट टेन्योर था उसमें आप कितने लाइक फाइक रहे हैं, शुरू से ही लाइक थे, आज आप माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान हैं, तो या फिर आप दरमियान में एवरेज थे, बाद में मेहनत की, CSS क्वालिफाई किया, ये थोड़ा सा बताइएगा कि स्टेज तक पहुँचते हुए इब्तदाई तालीम से लेकर अब तक कैसे पहुँचे आप। जी देखिए, मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो मैट्रिक तक मैंने फैसलाबाद से इब्तदाई तालीम हासिल किया। मैं जो है बचपन में तो शुरू से इतना ज़्यादा नहीं था लाइक, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी का रुख जो है वो चेंज कर देती हैं। तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ जब मैं 5वीं क्लास में था। उसके बाद ऑब्वियसली मेरी वालदा थी जिन्होंने हमारी तरबियत की। हम 7 भाई थे, 3 भाई और वालिद साहब की डेथ हो गई हादसे में, तो बाकी जो 4 भाइयों की तरबियत है वो वालदा ने की, और उसमें मैं फिर बड़ा था, बाकी मुझसे छोटे थे। तो हमने उस वक़्त फिर ये सोचा, वालदा ने ये सोचा कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालदा ने वालिद का रोल भी अदा किया और हमने मेहनत की। तो 10वीं क्लास तक मैं वहाँ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर एक स्कूल है, लेबॉर्ट्री स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और बड़े अच्छे मार्क्स किया। फिर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने बोर्ड में पोजीशन हासिल की कंप्यूटर साइंस ग्रुप में। इसके बाद वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ जो है पंजाब, उसमें एडमिशन हुआ, वहाँ से मैंने BS कंप्यूटर साइंस किया। BS कंप्यूटर साइंस करने के बाद मेरी जो जॉब है वो कराची में स्टेट बैंक में हो गई। तो मैं 2 साल स्टेट बैंक कराची में सर्व किया। वहाँ पे रह के ही मुझे मशवरा दिया गया, या मेरा एक जो पैशन भी था वो था कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूँ। तो मैंने वहीं पे रह के CSS का एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने सिक्योर किया, और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसमें मेरी एलोकेशन हुई। तो 2012 में मेरा जो है सिविल सर्विस का जो है सफ़र उसका आगाज़ हुआ। माशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें अब 2 चीज़ें ये बताइएगा। एक तो ये है कि जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में थे, अगर आप उसी सेक्टर में रहते तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी होती है मेरे ख्याल में वो तो आपको ज़्यादा मिल सकती थी एज़ कम्पेयर टू ये जो सिविल सर्विस है। वो फिर आपका ये पैशन बेसिकली क्यों था? और दूसरा फिर ये भी कि जब आप वालिद साहब नहीं थे, उसके बाद कोई स्पोर्टिंग हैंड जो भी आपको सपोर्ट कर रहे थे, उनमें सबसे ज़्यादा रोल किसका था, भाइयों में से या कोई और ख़ानदान में से था? सबसे ज़्यादा किसने आपको सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचाने के लिए? देखिए, स्टेट बैंक नो डाउट इटसेल्फ एक बहुत अच्छा करियर था, और अगर मेरा सिविल सर्विस में मेरी सिलेक्शन होती तो मेरे ख्याल में मैं स्टेट बैंक को ही प्रेफर करता। लेकिन ये है कि हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। नो डाउट वो फाइनेंशियली बड़ा स्टेबल था, लेकिन CSS एक डिफरेंट जो है पैराडाइम है, डिफरेंट एक फील्ड है। इसमें आपकी जो है आपके पास जो डिफरेंट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जहाँ पे जो सोसाइटी को चेंज करने का या वहाँ पे सोसाइटी को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो इम्पैक्ट करने का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो किसी और फील्ड में नहीं है। और इसके अलावा मेरे जो अंकल हैं वो ऑलरेडी सिविल सर्विस में थे, और वही मेरी मोटिवेशन थे। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, वो मुझे इस साइड पे लेके आए। वो खुद भी एक
जो हैं प्रोविंशियल सर्विस के ऑफिसर हैं और एस सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया। फिर स्टेट बैंक में रहते हुए मैंने तैयारी की और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो मेरी फर्स्ट चॉइस थी और उसी में मेरी सिलेक्शन हुई यहाँ पे रह के। क्योंकि देखें, अगर आज मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ तो मेरे ख्याल में मैं जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चीज़ें हैं जहाँ पे जो इम्पैक्ट ला सकता हूँ वो स्टेट बैंक में शायद मैं इम्पैक्ट नहीं ला सकता था। बिल्कुल। तो हर बंदे की अपनी चॉइस है। मेरी चॉइस शायद जो थी उसमें ये था कि मैं लोगों की ज़िंदगियों में कुछ बेहतर जो है इम्पैक्ट लाना चाहता था। स्टेट बैंक में नो डाउट आप जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हैं, वो आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप हर फील्ड में, हेल्थ में, एजुकेशन में। पर्सनली बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैंने भी ऑब्जर्व किया है, हम जब भी आपके पास कवरेज वगैरह कर रहे होते हैं तो जो आपके अंदर मैंने एक इंसानियत के हवाले से एक जज्बा उनकी खिदमत के कॉन्टेक्स्ट में देखा है, या जो एक हमदर्दी देखी है, वो पहले भी हमने डिप्टी कमिश्नर्स को देखा हुआ, उस कॉन्टेक्स्ट में उतना नहीं देखा। मैंने बहुत सारी सैकड़ों ऐसे केसेस देखे हैं कि कोई बंदा आपके पास कंप्लेन लेके आता, फौरी तौर पर कॉल शॉल करते हैं, मैक्सिमम कोशिश होती है कि जो जायज़ चीज़ है वो आप उसको रिलीफ दे सकें। अच्छा सर, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा लाइटर मोड की तरफ जाते हैं। बचपन में सबसे पहले ईद आपको किसने दी थी और वो ईदी कितनी थी? देखिए, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बचपन में ईदी हमेशा मिलती थी और मुझे याद पड़ता है कि कुछ जो ईदी की रकम है उससे हम कोई मतलब पार्टी, कोई खाना पीना चीज़ें वगैरह लेते थे, लेकिन काफ़ी जो ईदी की रकम है वो हमारी सलब हो जाती थी, हमसे ले ली जाती थी। तो बचपन में बिल्कुल बड़ी यादगार ईदें गुजरती थी, लेकिन जो आप बचपन से जवानी का सफ़र तय करते हैं तो मेरे ख्याल में वो ईदी मिलने वाला जो है सिलसिला वो कम हो जाता है। ब्लर सी मेमोरी तो होगी, अंदाजन कितनी वो थी मेरे ख्याल में उस वक्त मुझे याद है कोई शायद 10 रुपये 5 रुपये जब हम स्टार्ट करते थे, अब स्कूल के ज़माने में थे, तो यही बड़ी ईद होती थी। बिल्कुल, क्योंकि उसको 10 रुपये की वैल्यू एग्जैक्टली। अब यहाँ पर मुझे आप ये बताइएगा कि उस वक्त जब आप बचपन में ईदी मनाते थे और आज जब आप लाइफ में बिल्कुल एक सक्सेसफुल स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों के आप रोल मॉडल, बहुत सारे लोग आपको देख के बाकायदा रश्क कर रहे होते हैं, काश हम भी इस जगह पर पहुँचे। ये वाली ईद सेलिब्रेट करने में और वो जो बचपन की ईद थी वो सेलिब्रेट करने में क्या फ़र्क है? खुशी का एहसास दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जो बचपन की ईद का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। बचपन हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि शायद उसको वो बचपन वापस मिल जाए, क्योंकि बचपन एक ऐसा ज़िंदगी का फेज़ है जिसमें आपके पास कोई परेशानी नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई फाका नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो जो ईदी पे वो जो खुशी होती है वो आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही बात। नो डाउट अभी जो ईदी है वो भी हम मनाते हैं, लेकिन अब वो ईद मनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। बचपन की ईद में जो है आप समझ लें कि वो एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आंसर नहीं होता, आप जैसे मर्जी उसको सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों के साथ जाके। लेकिन ये जो ईद है, जब जो आप बड़े होते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो फिर ईद मनाने का तरीक़ेकार चेंज हो जाता है। सर, यहाँ पे ये बताइएगा कि एक खुशी होती है जब हम बचपन में होते हैं, हमें अपने वालिदैन बड़े ईद देते हैं तो एक खुशी का एहसास होता है, उसकी भी अपनी खुशी होती है, फिर आप खुद वालिदैन बन जाते हैं। अब बीइंग अ फादर, जब आप अपने बच्चों को ईदी देते हैं, इस खुशी का एहसास ज़्यादा स्वीट है या कि फिर वो खुशी ज़्यादा अच्छी होती थी जब ईदी लेते थे? ईदी लेने और अपने बच्चों को ईदी देने में क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल में दोनों का जो एहसास है वो बहुत खुशगवार है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो बच्चे हैं ये उनकी बचपन की स्टेज है। तो जब हम बचपन में थे तो जब हमें ईदी मिलती तो बहुत खुशी होती थी। तो ऑब्वियसली जब हम अपने आप को उस साइड पे रख के देखें तो जब बच्चों को ईद देते हैं तो फिर भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बच्चों को ईदी देते हुए कभी माइंड में ये ख्याल आया कि जब हम बचपन थे इस तरीके से ईद लेते थे, और अब आप तो ऑब्वियसली ज़्यादा कोशिश करते होंगे कि हम अपने बचपन की निस्बत इनको ज़्यादा अच्छे से ईदी वगैरह दें, तो कभी कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि आपका जो बचपन था और आपके अपने बच्चों का जो बचपन है उनकी खुशियों को दोबारा करने के हवाले से क्या ख्याल आते हैं शुरू में ईदी देते हो? मेरे ख्याल में हमारा जो बचपन था वो बहुत सिंपल था। उस वक्त वो टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो थोड़ी बहुत जो भी ईदी मिलती थी उससे बहुत खुशी होती थी। आजकल हमारे बच्चों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई हैं। एग्जैक्टली। तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनको ईदी ना मिली तो फिर वो नाराज भी हो जाते हैं। ट्रांजिशन का फेज है ना, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, वो फिर देख देख के सोशल मीडिया और बच्चे एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। फिर वो बच्चे देखते हैं सोशल मीडिया पे, देखते हैं कि ये बच्चे इसके पेरेंट्स ने ये किया है तो हमारे पेरेंट्स भी अब ये करें। तो इस वजह से कंपटीशन भी बढ़ गया है और जो है बच्चों को खुश करना भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही बात। लड़कपन में या उससे पहले बचपन में जब हम स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं या उससे पहले होते हैं, तो उस वक्त ईद मनाने का एक तरीक़ाकार होता था। तो आप उस वक्त अपनी ईद कैसे मनाते थे? घर में रहकर मनाते थे, फैमिली के साथ रह कर मनाते थे, दोस्तों में निकल जाते थे? और अगर कोई ऐसा दोस्त लाइफ में जब तक आपकी लाइफ में चलता हुआ रहा है जिसको आप बडी कहते हैं या बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उसकी तरफ से चले जाते थे या फिर हमारी तरह घर में सो के गुजार लेते थे? हाँ नहीं, नॉर्मली ईद वाले दिन ऐसे होता है जैसे आप ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, और वापस आते हैं, खाते पीते हैं, मिठाई वगैरह तकसीम होती है, खुशी का समा होता है। फिर आप दोस्तों के साथ जो ऑब्वियसली आपका क्लोज सर्कल होता है उनके साथ निकल जाते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं, इसी तरीके से हल्ला गुल्ला होता है सारा दिन।
तो ईद का दिन तो इसी तरीके से गुजरता था, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि उस वक्त आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो आप केयर फ्री होकर जो मर्जी करते थे, वो आप जिस तरीके से मर्जी ईद का दिन सेलिब्रेट करते थे, कोई आपसे नहीं पूछता था। बिल्कुल। तो वो ईद का दिन मनाने की खुशी और थी। उसके बाद फिर आप लाइफ में आगे बढ़े, ऑब्वियसली आगे निकलते चले गए। तो सीएसएस का शौक एग्जैक्टली वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने सीएसएस ही करना है? और फिर क्या, क्योंकि सीएसएस का जर्नी भी कुछ ऐसा होता है, फिर हम दरमियान में कुछ ये भी कहते हैं कि नहीं यार अब ये नहीं हो रहा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई क्विट करने का इरादा हुआ था फिर दरमियान में? नहीं, देखें, जब मैं स्टेट बैंक में चला गया तो वहाँ पे जाके मुझे महसूस हुआ कि कई दफ़ा इंसान ना किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए फिट नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो क्योंकि मेरा टेम्परामेंट जो है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का था, मुझे एक ऑफिस में बैठ के जॉब करना पसंद नहीं था। स्टेट बैंक की जॉब के नेचर से डिफरेंट थी, मुझे फील्ड वर्क पसंद था। तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया, फिर जिस तरह मैंने बताया मेरे अंकल थे, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, तो मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि मैंने सीएसएस करना है। और फिर जिस तरह मैंने बताया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीएसएस करने में ना दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है। बिल्कुल ठीक। पर्सनल आपके लिए पर्सन प्रिविलेजेस होते हैं, आपकी एक ऑब्वियसली रिस्पेक्ट होती है, एक नेम होता है, एक न्यूसेंस होती है, और इसी तरीके से फिर आप सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न कर सकती हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, आपके अपने लिए भी बेहतर था और आपकी सोसाइटी के लिए भी बेहतर था, जहाँ पे आप सिर्फ एक फील्ड में नहीं, फाइनेंशियल फील्ड में नहीं, आप किसी भी फील्ड को ले लो, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, कहीं पे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये वाला जो एस्पेक्ट था, इस वजह से क्योंकि मेरी नेचर इस तरह की सी, मेरा एप्टीट्यूड इस तरफ था, तो इस वजह से मैंने सीएसएस को प्रेफर किया। दरमियान में कोई ऐसी स्टेज आई थी कि जब आप फेडअप हो गए थे तैयारी करते करते, फिर आपने कहा मैं क्विट करने जा रहा हूँ, मैंने बिल्कुल CSS नहीं करना? ऐसे है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको चीज़ें मुश्किल लगती हैं, क्योंकि एक नया सफ़र होता है। और ऑब्वियसली जब मैंने भी स्टार्ट किया तो जो इसका सिलेबस है, जो इसका एक सीएसएस का पूरा तरीक़ेकार है, वो इस तरीके से है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब स्टार्ट किया तो उसका बड़ा मुश्किल लगा, बीच में कई ऐसी स्टेजेस आए कि लगा कि शायद ये मुश्किल काम है और इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और जो मेरे अंकल हैं उनकी मोटिवेशन के साथ, दोस्तों की गाइडेंस के साथ और पेरेंट्स की दुआओं के साथ वो सिलसिला जो है, वो सफ़र जो है वो गुजरता गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता फरमाई। जब आपने सीएसएस क्लियर किया था उस वक्त आपकी एज क्या थी, और क्या ये पहले अटेम्प्ट में हो गया था या सेकंड थर्ड? नहीं, जब मैंने सीएसएस क्लियर किया था वो मेरी पहली अटेम्प्ट में नहीं हो सका, ठीक है। ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी और उस वक्त मेरी एज 27 ईयर्स थी। अच्छा, इस वक्त जो स्टूडेंट्स डिसहार्ड हो के अपनी तैयारी छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि ये तो एंडलेस जॉब है, पता नहीं होना है नहीं होना, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आ जाता है, फिर वो क्विट कर देते हैं, उनको कोई आप स्पेसिफिकली ऐसा पैगाम देना चाहेंगे कि आप जो हैं क्विट नहीं करना, लगे रहें, इस तरीके से लगें तो आप कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ये तो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है जो हमें सिखाया जाता है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि सीएसएस भी जो है वो एक मुसलसल मेहनत कर ले तो इंशाल्लाह मेहनत जो है वो ज़रूर उसका समर मिलता है। तो कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है, मेहनत के साथ इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। मेहनत के साथ कुछ भी इंसान अचीव कर सकता है। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम ये चलता रहेगा, डिप्टी कमिश्नर के साथ ये गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, और ब्रेक से वापस आने के बाद मज़ीद हम जानेंगे कि ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं ये अपनी ईद वगैरह किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो खुशियाँ हैं इसको मज़ीद दुबारा किस तरीके से करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि डेरा गाजी खान भी जो पंजाब के चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से एक है, क्योंकि एक तो ये पंजाब का जो है वेरी फार फ्रॉम सेंटर, और इसको दो हमारे प्रोविंशियल बॉर्डर्स लगते हैं, जिसकी वजह से इसमें लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इसके अलावा ये जो हमारा, अगर आप लिटरेसी रेशो देखें तो वन ऑफ द लोएस्ट इन डीजी खान, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा फिर यहाँ पे चैलेंज ये कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, क्योंकि जो मैडम सीएम का विजन है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है वो काम करना, ऑब्वियसली उसमें हर वक्त आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, और अब ज़रा सा भी जो है लिथार्जिक नहीं हो सकते। तो उसमें सर्व करना, उसमें एक जो है आपके लिए, उसमें आपको अच्छा भी फील होता है जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं डीजी खान में हमने अचीव भी की हैं। तो मैं समझता हूँ कि डीजी खान में फिर एक जो कंजर्वेटिव थोड़ा सा कल्चर है, एक डिफरेंट माइंडसेट है, क्योंकि ट्राइबल कल्चर भी है, फिर डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनमें अपने जो हैं उनकी आदात हैं, अपना एक लैंड की अपनी डाइवर्सिटी है, टेरेन डिफरेंट है। एक साइड पे कोहे सुलेमान है, एक साइड पे आपके देखें कि अर्बन पॉपुलेशन भी है।
तो हर तरह के चैलेंजेस यहाँ पे भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे काम करना मैं समझता हूँ थोड़ा सा लेस चैलेंजिंग इस वजह से हो जाता है क्योंकि हमें जो मैडम सीएम की सपोर्ट है, क्योंकि हमें उन्होंने हर तरह की इंडिपेंडेंस दी है, हर तरह की उन्होंने अथॉरिटी दी है, फ्री हैंड दिया है कि जो बेहतर है, जो गवर्नेंस के लिए बेहतर है, लोगों के लिए बेहतर है, वो हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वजह से करके हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो हमने अकम्प्लिश की हैं। सर, आपने अचीवमेंट्स का जिक्र किया, सिविल सर्विस जब से आपने ज्वाइन की है तब से लेकर अब तक जो आपकी अचीवमेंट्स है थोड़ा सा मुख्तसर वो भी बताइएगा, और दूसरा स्पेशली जब से आप डीजी खान में बीइंग डिप्टी कमिश्नर अपना रोल अदा कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि अब तक वो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है जो आपके आने के बाद डेरा गादी खान के खित्ते को मिली है आपके? देखिए, जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होती है ऑब्वियसली ये आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप वो काम करें जो लोगों के लिए बेहतर हो, क्योंकि हम जो हैं हम पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं और हमारी जो असाइनमेंट है या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है। तो अगर हम लोगों के लिए कोई चीज़ अचीव करें, ऑब्वियसली पॉलिटिकल गवर्नमेंट का विजन होता है, उसको हमने इंप्लीमेंट करना होता है। तो अगर वो अच्छे तरीके से हम काम करते हैं तो वो एक जो पॉलिटिकल आपका ड्रीम होता है वो एक रियलिटी बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे भी पोस्टिंग रही है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अचीव की हैं। अगर हम डीजी खान की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में पहले डीजी खान में कभी नहीं हुई, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह अचीव करने में कामयाब हुए, क्योंकि हमारी टीम बड़ी अच्छी थी। मेरे साथ जितने ऑफिसर्स हैं वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने इसमें बड़ा रोल प्ले किया और ऑब्वियसली मैडम सीएम की जो है वो गाइडेंस और उनकी जो सुपरविजन है या उनकी जो हमें सपोर्ट है वो साथ रही। इसमें मैं आपको अगर कुछ चिदा इसमें गिनवाना चाहूँ तो इसमें एक हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि जो सीवर का इशू था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आया तो सबसे पहले हमने सीवर के इशू के ऊपर फोकस किया, जहाँ पे हमें दिन में 70-80 कंप्लेंट्स आती थी, अब वो हमें 3-4 से ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आती। इसके अलावा जो हमारा एक जो जनरल बस स्टैंड था, जो बस अड्डे थे वो हमारे सारे शहर के अंदर थे, जिससे ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन थी, इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, पोल्यूशन थी, एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे थे, तो वो हमें एक बड़ा चैलेंज था कि हमने बाहर शिफ्ट करने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने जब एफर्ट की, लोगों को ट्रांसपोर्टर्स को ऑन बोर्ड लिया तो हमने बाहर शिफ्ट करवाए। इसके बाद आपको याद होगा कि कार्डियोलॉजी जो हमारा हॉस्पिटल है उसके साथ एक पुरानी मंडी थी, इवन उसमें लिटिगेशन भी चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने बड़ी एफर्ट की और वहाँ से वो जो इलीगल मंडी है उसको ख़त्म करवाया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे काफ़ी काम है। तोसा में भी हमने जनरल बस स्टैंड को शिफ्ट करवाया, शहर में ब्यूटिफिकेशन है, इसके अलावा कुछ पार्किंग प्लॉट्स के लिए हमने स्पेसेस खाली करवाई। एंटी इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसमें सिर्फ एक एग्जांपल आपको दूं कि एक ऐसा स्कूल, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल जिसके ऊपर 50 साल पुराना कब्जा था, और वो ऐसी एक एक्टिविटी थी जिसमें पहले बहुत दफ़ा एफर्ट की गई, लेकिन हर दफ़ा उसमें हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एफर्ट से वो ना सिर्फ वो खाली हुआ, बल्कि आज वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर आप देखें वहाँ पे डिफरेंट किस्म के कोर्ट्स बन रहे हैं, जिसमें क्रिकेट एरिना, फुटसॉल और वॉलीबॉल के कोर्ट्स भी शामिल हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि डीजी खान के हवाले से हम अगर कोट करना चाहें कि हमारी जो बेस्ट अचीवमेंट्स हैं उनमें शामिल है। सर, इन चीज़ों का मैं बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट खुद भी गवाह हूँ कि आपके आने के बाद जो तब्दीलियाँ डेरा गादी खान शहर में आ रही हैं, स्पेशली इलेक्शन का जिक्र आप करना भूल गए हैं। अब जब कोई बंदा डेरा गादी खान में आता है तो उसका दिल करता है वो यहाँ पर आकर पुल रोड पे, घोड़ा चौक या कॉलेज रोड वगैरह यहाँ पर आकर वो अपनी तस्वीरें बनाएं। 14 अगस्त को हमने खुद मॉनिटर किया है, हमने उसको कवर भी किया है। उसके बाद अभी जब रमज़ान उल मुबारक आ गया है तो जब भी कोई बंदा शहर में एंटर होता है, आउट ऑफ सिटी का बंदा, तो उसको लगता है कि अब कौन सा महीना, कौन सा सीज़न चल रहा है। डीजी खान में किसी से पूछे बगैर उसको इस चीज़ का पता चल जाता है कि भाई क्या बात है और कौन सा सीज़न इस टाइम चल रहा है। तो ये आपकी जो काबशें हैं वो नो डाउट आपके मुंह पर तारीफ़ के काबिल हैं, बल्कि आपकी पीठ के पीछे भी काफ़ी अब लोग तारीफ़ कर रहे हैं। नाज़रीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी रहेगा। हमारे पास बातें तो बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए, अचीवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया हुकूमती हिदायत की रोशनी में काम कर रही है, तो ईद के मौका पर ये काफ़ी खुशी की बातें हैं डेरा गादी खान के लोगों के लिए, जो भी उनको इनके ताबून से चीज़ें मिल रही हैं। तो ईद के मौका पर ये सारी खुशी की ही बातें हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। बात है, क्या फीलिंग? देखिए, ईद जो होती है ये खुशियों का त्यौहार होता है और हमेशा रोज़ों के बाद जो है ना हमारी ये पहली ईद होती है बीइंग मुस्लिम। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह जो है ना ईद नमाज़ पढ़ के अपनी जो ड्यूटियाँ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और खुसूसन डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें हिदायत दी, उनकी हिदायत पे हमने पूरे शहर में जो है ना वो जो काम होते हैं वो सारे सरंजाम देते हैं। अभी फिर ईद का दिन था तो ईद भी मिलनी होती है, तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं माशाल्लाह बड़े शफीक अफसर हैं, इनके साथ तमाम जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो इनके सबॉर्डिनेट हैं, उनका रवैया भी बड़ा अच्छा है। तो इसलिए आज हम उनके पास आए, उनको ईद भी मिलनी है और एक फैमिली की तरह
मिल बैठ के कोई भी गपशप मुझे करेंगे। सच लाइट बताइएगा, आपने कभी सोचा था कि आपको ये वाली ईद या कोई इस तरह की ईद डिप्टी कमिश्नर के यहाँ मनाने का मौका मिलेगा? देखिए, ईदें तो लाइफ में काफ़ी सारी आई हैं। इसमें ये होता है कि जिस ऑफिसर के साथ आप काम कर रहे हैं, एक्चुअल जो है ना रवैये मैटर करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जिनके साथ रवैये बेहतर हों और शफीक अफसर मिल जाए तो वो ईद दोबाला हो जाती है, उसकी खुशियाँ। तो इस तरीके से जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं इस वक्त गाजी खान में, ये शफीक अफसर हैं, इनके ईद तो साथ है ही, लेकिन डीसी साहब के साथ जो ईद की खुशी का मजा है वो आपका दुबाला हो गया। बिल्कुल इंशाल्लाह। जी नाजरीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डेरा गादी खान असद चांडिया साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये भी डिप्टी कमिश्नर की टीम का बहुत अहम हिस्सा है, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। यहाँ पे जितने भी काम होते हैं उनके अंदर इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अब हम अपनी गुफ्तगू इनसे शुरू करते हैं कि इनकी जो ईद है वो कैसे गुजरी है। सर कैसे, आप खैरियत से हैं? जी बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। मेरी आलमोस्ट ये 16वीं ईद है जो डीजी खान में गुजर रही है। अच्छा। तो सबसे फैंटास्टिक ईद ये है, सुबह जो तमाम हमारे विजिट्स थे वो अरेंज करा के लाइजोन सारा टोटल कंप्लीट करा के सर से परमिशन ली है। तो सर ने गुड इनफ के उन्होंने कहा कि आप ना अपने हो आए नेटिव टाउन से, तो जामपुर गए हैं, जामपुर में बच्चों से मिले हैं, बच्चों को ईदी दी है, दोस्तों के गिले शिकवे सुने हैं। उसके बाद मैसेज मिला कि डीसी साहब ने अच्छे खाने का ये एहतमाम जो किया हुआ दोस्तों है। के गिले शिकवे थे, इनमें शिकवे कौन से थे और गिले कौन से थे? गिले शिकवे ये थे कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते। हम ऑफिशियल हमारी कमिटमेंट्स इतनी होती हैं कि वो जो दोस्त हैं वो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ignore बता करते दें, जिनको आप टाइम नहीं दे पाते, इनमें कौन से दोस्त थे? हैं। इसमें हमारे बचपन के क्लास फेलोज हैं। क्लास फेलो ही है ना? जी जी, क्लास अच्छा, फेलोज ही ओके। हैं। तो इसके अलावा बाकी तो फैमिली है। ठीक साहब उनके गिले शिकवे भी अपनी जगह होते हैं। जब हम रात को लेट जाते हैं, तो आज वो ईद का त्यौहार था तो सारे हम इकट्ठे भी थे। अभी डीसी साहब ने अच्छे खाने का एहतमाम किया था तो हमने कहा लब्बैक, तो दौड़े चले आए हैं। तो पर्सनली आपको खाने में क्या पसंद है ज्यादातर? पर्सनली जो ये सेवियों वाली ईद है तो सेवियां ही साहब तेरे प्रेफरेंस मीठा पसंद करते हैं जी आप? बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने तो मीठा छोड़ दिया होगा ना, स्मार्ट बन रहा है, स्मार्ट बॉय लुक देना चाह रहे हैं, तो फिर आप सेवइयां खाएंगे इस ईद के मौका पर, फिर दोबारा हेल्दी हो जाएंगे, क्या नहीं, बनेगा? कभी कभार तो ये चल जाता है। वो तो शुगर के पेशेंट है, वो भी इंटरटेन कर लेते हैं कभी कभार। तो हम इसको चीट डे, आप चीट डे मना रहे हैं बेसिकली ईद का? जी बिल्कुल ऐसा है। जहाँ तक अब तक मेरी जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है, आपके डीसी साहब तो माशाल्लाह इतने संजीदा और सीरियस हैं कि उनकी जो ईद है वो भी प्योर फॉर्मल और सीरियस नोट पे जा रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप जब यहाँ पे ईद मनाने के लिए आप आए हैं, सिवाय काम के आप कुछ और बात भी करते होंगे? नहीं, वो तो ऑफिशियल कमिटमेंट्स हमारी इतनी होती हैं कि हमें ऑफिशियल बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन आज का दिन जो है वो तमाम लोग जो हैं वो हम सारे जोक्स के मूड में भी हैं। तमाम इनफॉर्मल गुफ्तगू भी करेंगे, गप्पे भी लगाएंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस बैड एक्सपीरियंसेस भी एक दूसरे से शेयर करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, चूंकि आप भी पॉलिटिकल असिस्टेंट रह चुके हैं, आपकी यहाँ पर जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज के आप इस इलाके को बहुत ज़्यादा समझते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि अचानक बैठे बैठे आपका डीसी साहब के साथ मूड बन गया कि चलिए डीसी साहब जब फोर्ट मनूर वगैरह निकलते हैं, घूमते फिरते हैं और थोड़ा सा मूड को फ्रेश करके आते हैं, कुछ खेलने कूदने का, कुछ इस तरह का कभी ऐसा होता है? जी आपको हमने अक्सर देखा, ये तो छक्के भी लगा रहे हो तो वो दूर दूर फेंक रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब मैं पॉलिटिकल असिस्टेंट था, अभी मौजूदा तैमूर साहब भी हैं, तो जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम सारे के सारे ना इधर से चुप करके निकल जाते हैं बगैर किसी को बताए। वहाँ पे खाना शाना खा के अपना मौसम का एंजॉय करके हम वापस आते हैं और किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती। जी नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर सदर डेरा गादी खान तैमूर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम ईद का हाल अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, कैसे हैं? ठीक है आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो हम आपके गांव में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि मुझे पता है सिंगल बंदे की ईद क्या ईद होती होगी, वो तो फील्ड में गुजर जाती होगी। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की और सिंगल ईदें क्यों गुजारी जा रही है? जो हालात चल रहे हैं, मेरा सवाल आगे सुनने चाहिए, शादी क्या होती है, ठीक है, लेकिन मेरी काम से शादी हो चुकी है फिलहाल। अच्छा, जवाब अब बेसिकली आपने काम किस चीज़ का नाम रखा हुआ है? बस काम यही है जिसके अंदर थोड़ी सी हम ईद बना लेते हैं, काम तो वही होता है। वही काम मैं जानना चाह रहा हूँ, वो काम कौन सा है जिसे आपने शादी सुबह उठते हैं, सिर्फ ईद की नमाज पढ़ी, ठीक है, सर का शेड्यूल बिजी होता है, सर को साथ में कंपनी करना होता है। हालांकि मेरे माइंड में ये आ रहा था मैं हाँ। आपका मोबाइल निकालूं, उसके अंदर मैं ऊपर लिखूं काम के, काम किस चीज का नाम था, तो फिर वो चेक करेंगे वो शादी नहीं, किससे आपको आपकी? शीदा प्लम्बर के नाम से कोई नंबर नहीं मिलेगा वहाँ पे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, जहां तक मुझे लगता है तैमूर भाई, हम जब आपके स्टेटस चेक करते हैं हाँ। मुझे तो ये लगता है ये जितनी भी इस वक्त जंगोजदल जारी है ना आपके स्टेटस की वजह से, हिस्ट्री के हाँ। आप स्टूडेंट हिस्ट्री को पसंद करते हैं, रोजाना कहीं ना कहीं लड़ाई करवा के आप बैठे होते हैं। हाँ हाँ अब हालात भी कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं। हाँ। ये आप अपने सिंगल होने का गुस्सा जंगों पे क्यों निकाल रहे हैं, स्टेटस इस तरह के क्यों लगा रहे हैं? यही वजह ना कि आप देखिए, सिंगल हैं। दो जगहों पे गुस्सा निकल सकता है, या जुर्माने कर दें जाके,
ठीक वो है। हम कर नहीं सकते ईद के दिन। ठीक है। तो फिर अब यही रह जाता है पीछे थोड़ा सा हम अच्छा ये कर नाज़रीन, ये लें। आपके लिए वैसे खुशखबरी है, ईद वाले दिन आपको कम से कम जुर्माना नहीं होने वाला, जो करना करें। अच्छा, एक और भी फैक्टर है और जेन्युइन फैक्टर है, जो बंदा भी सिंगल होता है, इनफैक्ट आपके जैसा कोई शदीद किस्म का सिंगल हो, हाँ, 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 और फिर इस तरह की ईद हो, फिर वो ऑफिसर भी हो, हाँ, हाँ। और फिर भी सिंगल हो, हाँ, हाँ। ये हो नहीं सकता उसको दुखी शायरी ना आती हो। हाँ, या तो आप हाँ। गाना गा के दिखाएंगे, हाँ। सुनवाएंगे, या फिर आप मुझे शायरी पता करके था दिखाएंगे। आप वो आएंगे, तो वो शकील बदयानवी का शेर है कि मुझ पे ही खत्म हुआ सिलसिला नोहा गरी का, इस कदर गर्दिश अय्याम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो हम सारे जब ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं, आपने सर से सीएसएस का बड़ा वो किया, तो हम लोग पता नहीं क्या कुछ सोच के आते हैं, तो वो जो सिर्फ जो पहला साल होता है उसमें हम 23वें ग्रेड के अफसर होते हैं। आपकी फ्लुएंसी इतनी उसके शानदार बाद- है ना कि आपने शेर पढ़ दिया, हमें वाह वाह करने का मौका भी आपने नहीं वो दिया। देख लें। अच्छा, तो उसके बाद जब वो दोबारा से हम शुरू करते हैं 17वें 18वें 19वें, तो फिर चेता रल जाता है थोड़ा थोड़ा ना, तो फिर शायरी अपने आप आने लग जाती है, तो वो वाला हाल है। तो मेरे ख्याल में सारे दोस्त शिद्दत से खाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा बातें हुई हैं, भूख भी शिद्दत से लगी है, तो पहले खाने की तरफ चलते हैं, तो बाकी जो गपशप है वो खाने की टेबल पे होगी। वाई नॉट सर, ईद है, ईद पर खाना तो लाजमी है, चलें। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम छोटी ईद की बड़ी खुशियां डिप्टी कमिश्नर डेरा गादी खान मोहम्मद उस्मान खाली के संग मना रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि शानदार खानों का टेबल हमारे सामने सज चुका है। बहुत मीठी शानदार किस्म की सवैयाँ पड़ी हुई हैं और बहुत सारी डिशेस पड़ी हैं, क्योंकि छोटी ईद हो, मीठी ईद हो और उसके ऊपर मीठा मौजूद ना हो खाने वाले टेबल के ऊपर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत सारी जो बातें रह गई थी वो अब हम यहाँ पर टेबल के ऊपर बैठ के पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो आपने शानदार किस्म का यहाँ पे खाने का टेबल सजा दिया है, खाने में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? स्पेशली ईद के मौका पर आप क्या खाना पसंद करते हैं? जी देखें जी, ईद के मौके पे तो ऑब्वियसली मीठे में सवैयाँ पसंद हैं, क्योंकि ईद का त्यौहार हो और सवैयाँ ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी मुनासिबत से आज हमने सवैयाँ भी तैयार की हैं। नमकीन की बात करें तो उसमें मुझे बिरयानी पसंद है या चाइनीज़ पसंद है, तो आज उसका भी एहतमाम किया है। तो इसी तरीके से बाकी जो सारी टीम बैठी है, ये हो नहीं सकता कि डीसी को एक चीज़ पसंद हो और इनको पसंद ना हो, तो वो ऑटोमेटिकली उनको पसंद आनी चाहिए जो मुझे पसंद सर, है। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नई टर्म दी थी, आलू वाली बिरयानी। वो आपको आलू वाली बिरयानी पसंद है या बगैर आलू की बिरयानी पसंद है? दोनों तरह की बिरयानी दोनों पसंद तरह है। की बिरयानी पसंद है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सर बहुत फूडी हैं। दूसरा सर, ये मुझे बताएं इन अ लाइटर वे कि ज़माने तालब इल्मी में हर किसी को कोई आशिकी तो होती है, मोहब्बत भरी स्टोरियाँ भी होती हैं। आप भी अपनी कोई ऐसी दास्तान सुनाई यादगार किस्म की, और उस दास्तान के चक्कर में आपको कोई यादगार लम्हात है वो भी बताएं। कोई है ऐसी लव स्टोरी आपकी? ज़माना तालिब इल्मी में देखें, हम एक काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए कि किसी दूसरे काम का टाइम नहीं मिला, और मेरे ख्याल में वो काम पढ़ाई था। तो जब पढ़ाई से ऑब्वियसली फारिग हुए, तो उस वक़्त तक जो वालिदैन हैं उन्होंने हमारा ऑलरेडी जो है वो जहाँ पे भी सिलसिला करना था वो कर दिया था, तो हमें तो टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। अच्छा सर, आपके अब बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे बन चुके हैं। अब आप एक सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही नहीं, एक ऑफिसर ही नहीं, एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। स्पेशली अगर मैं डीजे खान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, फिर अगर जो भी आपको टीवी वगैरह के ऊपर देखते होंगे उधर सिंध वगैरह के अंदर भी, तो वो आपको यकीनन देख के कहते होंगे कि ये हमारे वही डीसी साहब हैं। तो आपके बहुत सारे चाहने वाले ये जानना चाहते हैं, आपकी जो शादी हुई है, जिस किस्म की आप स्वीट किस्म की पर्सनैलिटी हैं, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, या कि लव प्लस अरेंज थी? देखिए जी, जिस तरह मैंने बताया है कि क्योंकि वालिद साहब के इंतकाल के बाद ऑब्वियसली मैं बड़ा भाई था, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा थी, तो मेरा सारा टाइम जो है तवज्जो वो पढ़ाई पे रही। और जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो जो मेरी वालदा हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है अरेंज जो है मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत हमारा जो सिलसिला है वो फाइनल कर दिया था। तो मेरी जो मैरिज है वो अरेंज मैरिज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ और लाइफ बहुत जो है वो अच्छी गुजर रही है। अच्छा सर, यहाँ पर आप डेरा गादी खान के अंदर डिप्टी कमिश्नर हैं, बड़े नस्म ज़ब्त वगैरह बनवा रहे होते हैं, बड़ा रोब और दबदबा भी आपका फील्ड में रहता है। तो घर के अंदर दबदबा किसका है ज़्यादा? घर में किसकी चलती है? भाभी की चलती है या आपकी चलती हैं? रोब किसका है घर में? देखिए जी, मेरे ख्याल में इंसान को जो है ना वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो मैं जो हमारे डिसीजन है वो भी इस सिलसिले में भी मैं एक डेमोक्रेटिक जो डिसीजन मेकिंग है उसका कायल हूँ। तो दोनों जो हैं फ़र्द जो
हस्बैंड और वाइफ है, तो उनको मेरे ख्याल में जितने भी डिसीजन हैं वो मिलकर लेने चाहिए, और हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, घर में जमहूरियत है बेसिक। जमहूरियत। ईद के मौके पर सर घर में खाने जो बनते हैं ज़्यादातर वो किन की पसंद के होते हैं? आपकी पसंद के होते हैं या कि फिर बच्चों की फरमाइश होती है? मेरे ख्याल में मैं जो हूँ, मुझे तो तकरीबन हर तरह का खाना पसंद है, और ऑब्वियसली जब कोई चीज़ दिल कर रहा हो तो फिर वो घर में जब मैं कहता हूँ तो वो भी बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की फरमाइश पे खाने बनते हैं। कोई एक ऐसी रेगुलर डिश जो ईद के मौका पर भी मौजूद होती है और रूटीन के दिनों में मौजूद होती है टेबल के ऊपर? सवैयाँ। सवैयाँ, अच्छा सवैयाँ आप सबकी फेवरेट जी है? जी जी नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर के कुछ मेहमान दोस्त, उनकी टीम के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान बुखारी साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ईद कैसी गुजरी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है। थोड़ा ऑफिशियल ड्यूटीज़ की वजह से समटाइम्स हेक्टिक होती है, लेकिन ओवरऑल बड़ी अच्छी माशाल्लाह। आपको अंदाजा था कि ये वाली जो ईद है आपको डीसी साहब के यहाँ मनाने का मौका मिलेगा और फिर ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनेगी? नहीं, इस बात का आइडिया तो नहीं था, लेकिन ये लकीली सारा वो सेटअप इस तरह का बने, तो सर की सरबराही में हमने पूरा रमज़ान एक बड़ा अच्छे तरीके से गुजारा है। कुछ असाइनमेंट्स थी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस PHA के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल। आपके बारे में डीजे खान में एक बड़ी मशहूर चीज़ है कि आपकी जो शादी हुई है बड़ी धूमधाम के साथ लव मैरिज हुई थी, ज़रा कुछ उसका तो बताएं, वो कैसे हुई थी आपकी शादी? शादी मोहब्बत के आप अलमदार समझे जाते हैं। शादी मेरी वैसे बाय द वे अरेंज थी, लेकिन वो लव का नाम दे दिया गया, तो हुई फैमिली में है शादी। और ओवर द टाइम मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज्ड मैरिजेस कामयाब भी होती हैं और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा बेहतर रहती हैं। ईद मनाने की खुशी ज़्यादा शादी से पहले वाली लाइफ की बीइंग अ सिंगल मैन होती थी या अब बीइंग अ डबल मैन हो रही है खुशी? अब ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा होती है। अब खुशियाँ ज़रा और बांटने को मौका मिल जाता है आपको। अच्छा, मतलब फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। आगे जी, हमारे ज़िला कौंसिल के चीफ ऑफिसर पहुंच चुके हैं, जवाद अहमद गोंदर साहब। इनकी जो जादू की टोपी है वो डेरा गादी खान के अंदर एक दहशत की अलामत बन चुकी है। ना ये डेरा गादी खान को छोड़ रहे हैं, ना डेरा गादी खान को छोड़ रहा है। वो जो हाथ हम इनसे मालूम करते हैं आज ईद के मौका पर खाने के टेबल। अस्सलाम वालेकुम गोंदर साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताएं, आपने जो ईद आज सेलिब्रेट की है डीसी साहब के यहाँ अभी भी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत शानदार लग रहा है। सारे दोस्त इकट्ठे हैं, पूरे महीने की जो अंत तक मेहनत करती रही है सारी टीम, आज सारे दोस्त मिलके बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाना एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी हैं। फिर आज आपके लिए रमज़ान की एक आपको पता है कि एक अपनी ही मसरूफियत होती है। जी आज ईद के दिन आप फील्ड में निकले हैं या नहीं? जी बिल्कुल, सुबह तो मतलब आज भी आपने जरूरी समझा है कि आप अपनी टोपी लेकर बाहर जाएं और लोगों को आज भी ड्राइव नहीं बिल्कुल ये बड़ी मोहब्बत वाली टोपी है ये बिल्कुल भी खतरे वाली नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब का हुक्म था कि सुबह हो चुके ईद की नमाज थी तो सफाई के हवाले से सारा विजिट करना था इस तरह। जी आपका गेटअप ऐसा है कि आप दूर से 3 किलोमीटर दूर से पता चला गोंदल साहब आ रहे हैं, तो जिसने आपसे छुपना होता है 3 किलोमीटर पहले वो छुप जाता है, उनको पता चल जाता है कि गोंदल साहब आ रहे हैं। नहीं है, अब टाइम काफी हो गया ना इस शहर में, तो मुझे पता है लोग कहाँ छुपते हैं, मैं निकाल देता हूँ। अच्छा, आखिरी चीज ये बताएं, ना डीजे खान आपकी जान छोड़ रहा है ना आप डीजे खान की छोड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि डीजे खान के लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, बड़ा प्यार करने वाले हैं, और जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं उसकी दाद देने वाले हैं और शुक्रिया अदा करने वाले हैं। तो इस मोहब्बत की वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी सालों से हैं। और जिस साहब की सरबराही में जो इस वक्त टीम काम कर रही है, आपने देखा होगा कि शहर में इस वक्त बिल्कुल, इस वक्त डीसी साहब ने भी इस चीज़ की तारीफ की है कि इस वक्त जो उनको टीम मिली हुई है बड़ी शानदार किस्म की है। डीजे खान के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स वो लेके हासिल कर रहे हैं और काफ़ी प्रोडक्टिव काम भी हो रहा है और उसके जो समरात है वो आवाम को भी नजर आ रहा है, आवाम इस चीज़ की तारीफ भी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब के जो PRO हैं, डिप्टी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन जुनेद साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी भी यहाँ की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मीडिया तक पहुँचाने के लिए, सोशल मीडिया तक पहुँचाने के लिए, आवाम तक पहुँचाने के लिए इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो इनसे भी हम जानते हैं कि आज इनकी ईद कैसे गुजरी है। जुनेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जुनेद साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक है, मैं ज़बरदस्त। कैसी गुजर रही है आपकी ईद आज की? ज़बरदस्त गुजर रही है और आपकी वजह से ये जो ईद है ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी और कई साल तक हम आपके चैनल के थ्रू हम देखते रहेंगे। कभी आपने सोचा था कि आपको कोई एक ईद अपने डिप्टी कमिश्नर के साथ उनकी रिहाइशगाह पर इस तरीके से सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा? कुछ चीज़ें सोचे के बगैर हो जाती हैं और ये जो हुआ है ये खुशगवार लम्हा है और हम इसे याद रखेंगे और अपनी गैलरी में महफूज भी करेंगे। सर, बहुत मज़ा आया आपके यहाँ ईद की सेलिब्रेशन का और इवन के ये बड़े अनफॉरगेटेबल जो मेमोरीज़ हैं वो बन गए हैं, ये लम्हात बड़े शानदार किस्म के रहे हैं।
आखिर में आप अपने चाहने वालों को, डीजे खान की आवाम को क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे कि जिसके ऊपर वो उनके लिए प्रोडक्टिव साबित हो, जो उनके लिए लर्निंग का बायस बने, वो भी क्योंकि आपको रोल मॉडल समझते हैं और वो भी उसी तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेकर चलें? कोई ऐसा पैगाम जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए अच्छा बायस बने? देखिए, ईद खुशियों का एक त्यौहार है और मैं समझता हूँ कि इस खुशियों के त्यौहार में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। मैं अपने जो डेरा गाजी खान के सिटीजन्स हैं इनको भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि ईद के मौके के ऊपर जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं जो उसको ज़रूर अपनाएं और ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है, वन विलिंग के वाक़यात होते हैं जिसमें कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, उससे अवॉइड करें। कोई भी ऐसा काम अवॉइड करें जिससे उनको खुद और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, और ईद के जो त्यौहार पे उनको शामिल करें जो लेस प्रिविलेज्ड है, क्योंकि उनको अपनी खुशियों में शामिल करके ही जो है ईद की हकीकी खुशियाँ जो हैं वो इंसान हासिल कर सकता है और इससे ईद का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। जी बिल्कुल, जो आपकी ये वाली खुशियाँ होती हैं स्पेशली इस तरह के इवेंट्स पर जैसे ईद के त्यौहार हैं, यहाँ पर इन खुशियों को जो है उनका मज़ा दोबारा करने के लिए ज़रूरी है कि आप गैर ज़रूरी वो हरकतें ना करें जो आपकी खुशियों को छीन लेती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ा खूबसूरत एक पैगाम दिया है कि ईद के मौके पर आप ऐसी तमाम एक्टिविटी से इज्तनाब करें जो आपकी खुशियों को छीन लें। अपने मेज़बान, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के मेज़बान मोहम्मद इकबाल सादी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।